नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करते हैं कई फौजियों से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की पर्सनालिटीज से, और जानते हैं उनकी आप बीती, उनकी कहानियाँ और उनके एक्सपीरियंसेस। आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि शायद मेरे हिसाब से पहली बार कोई सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर, जो कि आज भी, यानी आज भी जो सेना में कार्यरत हैं, सेवा में हैं, किसी एक पॉडकास्ट में आए हैं, वो भी एक स्टूडियो पॉडकास्ट में। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है और आज के हमारे गेस्ट हैं ब्रिगेडियर सुशील तंवर। ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। इसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो कश्मीर वैली में रहा है। वो इंटेलिजेंस कोर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है, किताब का नाम है मुखबिर। तो जानेंगे आज उनसे किताब के बारे में भी और उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में भी, जो उन्होंने इतने साल जो कश्मीर वैली में निकाले हैं, उसमें उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनकी क्या लोगों से बातें हुई और किस तरह से उन्होंने चेंज होता देखा पिछले 20-25 साल में कश्मीर वैली को। सो और ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए, सर, वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। और थैंक यू वेरी मच सर, आप पहले सर्विंग ऑफिसर है जो बहुत ही मशक्क़त के बाद इंटरनल परमिशन लेके हमारे शो पे आए हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले हो और आखिरी ना हो। थैंक यू निखिल। लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं तुम्हारे पुराने एपिसोड्स के बारे में सोच रहा था और उनको सोचते हुए मेरे दिल में एक शिकायत भी आई क्या बात कि कर जो रहे हो सर? तुमने वरुण सर के साथ जो एपिसोड किया था उसमें तुमने बताया कि वेलिंगटन में वो शराब वाली पार्टी हुई, वहाँ पे गलियारों में बैठ के सुनिंदर सर, वरुण सर, मैंडी सर, और मैं तुम्हारा पड़ोसी था लेकिन तुमने मेरा जिक्र तक नहीं किया। सर, आप तो नॉन ड्रिंकर थे सर, नींबू पानी पी रहे थे, तो आप क्या वहाँ पे दुनिया के डिस्कशन में हिस्सा लेते? लेकिन नींबू पानी पीते पीते भी जो है दुनिया की जटिल से जटिल समस्याओं का जो हमने हल किया वो वक्त ही बताएगा कि वो कितना सही और कितना गलत था। एक सर शायद आप ही का लाइन है पुराना कि ये तेरी, क्या था सर, ये तेरी नज़रों का, कुछ आप ये बोलते थे तेरी उस टाइम। ये तेरी आंखों की तौहीन ही तो है कि तेरा चाहने वाला शराब पीता है। तो एक फौज के बारे में सर धारणा है, और एक हमें सर एक पिछले पॉडकास्ट के कमेंट्स में सचिन बिज बॉय, इनसे एक मैसेज आया कि सर फौज के बारे में कई सारी ऐसी धारणाएं हैं जिसको आप ट्राई करें कि इसके मतलब सही चीज़ें बताएं। तो एक फ़ौज की कॉमन धारणा है सर कि फ़ौज में जब तक आप शराब नहीं पी रहे हो, जब तक आप नॉन वेज नहीं खा रहे हो और ऐसी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो, तो फिर फ़ौज में नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या सक्सेस हासिल करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। तो व्हाट डू यू थिंक सर, क्या लगता है आपको? नहीं, ये मेरे ख्याल से एक मिथ है, धारणा है, गलत और धारणा है। गलत धारणा है। और ये धारणाएं शायद फिल्मों से और लोगों की बातों से जन्मी हुई हैं। मुझे 25-26 साल हो गए, ऐसा मेरे नज़र में कुछ नहीं आया कि आपको एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ ही फॉलो करना है। और मेरे ख्याल से जब लोग फौज से जुड़ते हैं तो फिर ये धारणाएं भी ख़त्म हो जाती हैं। जब आप रियल लाइफ जीते हो तो फिर आपको हाँ, पता फिर चलता फिर लोगों को पता लगता है कि जैसे कई बार दिखाते हैं कि फौजी पुराने बंदूक लेके बैठे हुए हैं, गाउन लगा के बैठे हुए हैं, सिगार पी रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक स्टीरियोटाइपिंग हो गई है, कैरिकेचर बन गया। कैरिकेचर बन गया है। बट जैसे जैसे लोग फौज के साथ जुड़ते हैं तो उनकी ये धारणाएं भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो ऑडियंस को भी मैं यही बताना चाहूँगा कि ऐसी कई धारणाएं हैं फ़ौज के बारे में, और जो आने वाले एपिसोड में भी हम उनकी बात करेंगे कि एक ऐसा फौजी का एक इमेज बना हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पिएगा, बहुत लाउड है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, बहुत ज़ोर से हंसते हैं, नॉन वेज के बिना ज़िंदगी नहीं है और ये सब। तो फ़ौज एक बहुत ही अच्छी संस्था है जहाँ आपको पूरी छूट है। इनफैक्ट सर, आपको तो पता है कि फ़ौज में 3-4 टाइप के वेज हैं, वेज, नॉन वेज, एग वेज। तो फ़ौज काफ़ी असिमिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके काम से फ़ौज को मतलब है, आप क्या लाइफ में करते हो उससे बहुत कम ही किसी को मतलब होता है। सर, चलते हैं आपकी किताब की तरफ, और जिसके लिए आपको परमिशन मिला इधर आने का। तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, मुखबिर।
और जहाँ तक मैं समझता हूँ, और मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ तो मेरी कोई हिंदी उर्दू इतनी खास नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मुखबिर इसका मतलब है इन्फॉर्मर या कोई खबर देने वाला। तो इसका तो सर एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये किताब लिखी गई ये तो कश्मीर वादी और वहाँ के आतंकवाद और इसके ऊपर है, तो आपने किताब का नाम ही मुखबिर रख दिया सर, तो इसका क्या लॉजिक? हाँ, मुखबिर का मतलब होता है सोर्स, इन्फॉर्मर, खबरी या जासूस, अय्यार, कई तरीके के इसके पर्यायवाची हैं। और मूल तौर पे वो इंसान जो आपको किसी तरीके की खबर देता हो जिससे कि ऑपरेशंस किए जा सके। और मिलिट्री ऑपरेशंस में खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खबर की अहमियत सबको मालूम है। सबसे ज़रूरी सक्सेस के लिए खबर ही होती है, पुख्ता खबर होती है। और ये खबर कई तरीक़ों से आपके मिलती है। कुछ लोग हैं जो इस खबर को मुहैया कराते हैं, कुछ लोग हैं जो इस खबर को देते हैं। तो ये जो किताब है इसमें 17 कहानियाँ हैं, और इसकी पहली कहानी है, उसका शीर्षक है मुखबिर। ये कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में, गुलाम हसन, जो बारामूला का रहने वाला है। ये ट्रू और स्टोरी वो, है सर? मतलब गुलाम हसन एक्चुअल में उसका नाम हाँ, है? मतलब इसमें कुछ नामों का फेरबदल है, जगहों का फेरबदल है, लेकिन जो लोग ये कहानी पढ़ेंगे वो इस कहानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और कई मायनों में ऐसे कई वाक़ये हुए हैं जहाँ पर गुलाम हसन जैसे लोगों ने फ़ौज के साथ जुड़े रहकर बहुत आला दर्जे के काम किए हैं, कई जोखिम उठाए हैं। तो ये सब घटनाओं को ये कहानी जो है वो दर्शाती है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम मुखबिर रखा, क्योंकि हर कहानी में कहीं ना कहीं खबरों का सिलसिला है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का एक पहलू है। और जैसा कि आपने बोला कि नेगेटिव कॉनोटेशन भी है, खासकर कश्मीर में कुछ तबके के लोग हैं जो फ़ौज से इतने ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, तो एक स्लर है इचू मुखबिर, ये मुखबिर है। एक तरीके से ख़तरनाक जोखिम भरा काम है, लेकिन बगैर इन मुखबिरों के हमारी जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है वो कभी इतनी सफल नहीं होती जितनी आज हुई है। बिल्कुल सही बात है सर। जो आतंकवाद का कहते हैं कि अगर आतंकवादी को पनपना है तो उसे भी लोकल सपोर्ट चाहिए, और आतंकवादी को ख़त्म करना है तो उसे भी लोकल सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। तो और आपका जो फील्ड वर्क है, ट्रेड वर्क है इंटेलिजेंस का, उसमें तो मुखबिर की जो ज़रूरत है वो कोई मतलब नकार नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरा सर, आपकी किताब का जो कवर इमेज है, और ऑडियंस देख रहा होगा इस पे कि बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। आप एक इंसान है जिसकी पीठ आपकी तरफ है। जनरली ऐसा कभी होता नहीं है कि बुक में किसी इंसान को पीठ दिखाई गई हो, और वो फिरन पहन के, जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रेस है कश्मीर का, और कांगड़ी लेके चलता हुआ जा रहा है। तो इसके पीछे कोई स्टोरी है? क्योंकि किताब तो मैंने पढ़ी, उसमें तो मुझे नहीं मिली, बट इमेज के पीछे क्या स्टोरी है सर? हाँ, तो अगर आप इस इमेज को देखेंगे, सबसे पहले इस फोटोग्राफ को खींचा है लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज रौतेला ने, जो हमारे यूनिट में थे। और ये फ़ोटो उन्होंने खींची है पट्टन, बारामूला और श्रीनगर के बीच में एक कस्बा है पट्टन, जो काफ़ी आतंकवाद से ग्रस्त है। तो वहाँ पे नीरज ने ये फ़ोटोग्राफ खींची, एंड वेरी काइंड ऑफ हिम कि इस किताब के कवर के लिए इस फ़ोटो को मुझे दिया। और ये एक तरीके से ये फ़ोटोग्राफ कई चीज़ों को दर्शाती है। सबसे पहले कि मुखबिर के धंधे में, इफ़ यू कॉल इट वेरी क्रूडली, एनोनिमिटी, आपको जो है किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। कल्चर है इस फोटोग्राफ में, फिरन है, कांगड़ी है, पीछे हल्की सी आपको बर्फ़ के टुकड़े दिखाई देंगे। तो कश्मीर के बारे में जो सब कुछ है वो इस एक फ़ोटो में सीमित हो गया है, इस फ़ोटो में दर्शित होता है जो भी हम आम तौर पे किसी मुखबिर के साथ जुड़ते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज़ ए परफेक्ट फोटोग्राफ फॉर दिस बुक। एक और चीज़ मैं सर आपसे कहानी डिस्कस करने के पहले एक दो चीज़ें जानना चाहता था कि एक तो फौजियों के बारे में जो आम धारणा है लोगों की, वो किताब लिखने वाली तो बिल्कुल नहीं है सर। कि जो हमने पहले बात की, कुछ गलत धारणाएं, कुछ सही धारणाएं, बट मैं नहीं जानता बहुत ज़्यादा फौजियों को, वो भी सर्विस के दौरान, जो वो एक किताब लिख दें। तो मेरा पहला सवाल तो ये है सर कि टाइम मिलता है क्या? और दूसरा ये है कि क्या था इंस्पिरेशन लिखने का? तो जहाँ तक वक्त की बात है,
सबसे पहले कि जो ये सब लिखाई हैं वो सब फौजी घटनाओं से, फौजी तजुर्बों से जुड़ी हुई हैं, तो इसके लिए मुझे कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इट बिकेम ए नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स. और दूसरा, कहाँ से ये किताब का जन्म हुआ, तो ये मैं बोलूँगा एक संयोग है. क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, मेरा कोर्समेट भी है, कर्नल गौतम राजऋषि, खुद एक बड़ा अच्छा शायर है, लेखक है, किताबें छप चुकी हैं उसकी. तो 2018 की बात है, उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया और कहा कि एक इंदौर का अखबार है प्रजातंत्र, तो इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी स्पेशल वो निकाल रहे थे, तो कुछ वो बिज़ी था, तो कुछ लिखने के लिए उसने मुझे बोला कि तू कुछ लिख दे, कुछ कहानी वगैरह, तेरे पास तो इतनी कहानियाँ हैं, तो कुछ भी लिख दे. और तो फौजी के पास कहानी होती और भी बहुत है फौजियों के और पास ना कहानी होती भी हैं, फौजी सुनाते भी बहुत सुनाते भी हैं. मैंने बड़ा कैजुअली लिया उसको, लेकिन जब 11-12 अगस्त आ गया तो उसका फिर फ़ोन आया कि तूने लिखा नहीं कल, तो इट हैज़ टू गो टू प्रिंट. तो फिर मैंने बैठ के एक कहानी लिखी, हम क्या चाहते आज़ादी, जो कि छपी बाद में. उसका था शीर्षक उस टाइम पर था कि हम नहीं भूलेंगे उस कश्मीरी को. तो ये कहानी जो इसमें इस किताब में है, ये कहानी है एक बच्चे की, स्कूल किड जो बारामूला के स्कूल में पढ़ता है, और किस तरीके के साथ वो फ़ौज के साथ इंटरेक्ट करता है, फ़ौज को समझता है और आखिर में फ़ौज की मदद करता है. वो कहानी लोगों को पसंद आई जब अखबार में छपी. काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके बताया कि अच्छी कहानी है. उसके बाद उनका एक और संस्करण आ रहा था ऑन वुमेंस डे, तो उन्होंने फिर बोला कि आपकी पिछली कहानी अच्छी थी, प्रजातंत्र अखबार वालों ने, और आप कुछ और भी लिखिए. तो फिर मैंने एक कहानी लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी ये, वाली रानी. हाँ, तो ये जो है एक लड़की थी शाजिया सोपोर की. ये उसकी कहानी है, जो कि आतंकवाद से त्रस्त थी, जबकि उसका पति खुद एक आतंकवादी था. फिर वो मर गया एक एनकाउंटर में. उसके बाद किस तरीके से बाकी पाकिस्तानी आतंकवादी उसको परेशान करने लगे, और कैसे उसने एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर के साथ मिल के अपना बदला लिया. तो ये वो कहानी थी. इसको भी मैंने इस किताब में शामिल किया है. जाहिर है कि किताब में थोड़ा मुझे बदलाव करने पड़े. अखबार में छोटी कहानी थी, इसमें थोड़ी सी बड़ी कहानी है. तो जब ऐसे 2-3 कहानियाँ मैंने लिख दी, तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक ज़रूरत है लोगों को हमारी कहानियाँ पहुँचाने की. फ़ौज इतने सालों से आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही है, इतने हमारे इंसानी रिश्ते हैं, इंसानी जज्बात हैं, और मुझे लगा कि जो अवेलेबल लिटरेचर है जम्मू कश्मीर के बारे में, फ़ौजियों के बारे में, इंटेलिजेंस वर्क के बारे में, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी है, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव की शायद कमी है मेरे सोच समझ के हिसाब से. और मुझे लगा कि शायद ये कहानियाँ जब मैं लिखूँगा तो उस गैप को वो पूरा करने में समर्थ होंगी. बहुत अच्छी किताब है सर. मैंने जब पढ़ा तो कई चीज़ों से मैं खुद रिलेट कर पाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आपने ये किताब हिंदी में लिखी है. और मैं जानता हूँ कि हम पॉडकास्ट भी हिंदी में इसीलिए करते हैं सर कि रीच बढ़े. वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि दीन दुनिया पढ़े, जनमानस पढ़े, तो उसको रीजनल नेशनल लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी है. और मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आने वाले टाइम में आप इसको, हम हैदराबाद में बैठे हैं तो इसको तेलुगु में भी प्रकाशित करिए. मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ के लोग भी काफ़ी उसको लाइक करेंगे. सर ऑलमोस्ट 25 साल का सफ़र इस किताब में कवर्ड है. और आप 97-98 में कमीशन हुए थे सर. मैं 99 में हुआ था. और तब कश्मीर की हालत बहुत अलग थी, बहुत ज़्यादा अलग. आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था. और आज की हालत बहुत अलग है. आज भी आप कश्मीर में ही हो. आपके नज़रिए से क्या चेंज हुआ है सर? मतलब मोटा मोटा क्या चेंज हुआ है कि आज वो स्थिति नहीं है जो 20 साल पहले थी? मेरे ख्याल से बहुत बदलाव हुआ है, और अच्छे के लिए बदलाव हुआ है. सबसे पहले जो हिंसक घटनाएं हैं उनमें बहुत भारी कमी आई है. मुझे याद है कि 2003, 4, 5 के दशक में आए दिन
एनकाउंटर होते थे, आए दिन किलिंग्स होती थी, कुछ ना कुछ रोज़ होता था। आज वो ना के बराबर है। कभी कभार कुछ वाक़े होते हैं, और अगर एक गोली भी चलती है आज जम्मू कश्मीर में तो फिर वो नेशनल न्यूज़ बनती है। पहले रोज़ दर्जनों एनकाउंटर हुआ करते थे, किसी को नहीं पता लगता था। फिर भी पुलवामा तो हुआ सर। हाँ, तो देखिए, ये आतंकवाद की लड़ाई में कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंसिडेंट, सेटबैक हमेशा होंगे, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि किसी एक बड़ी घटना को अंजाम दे के वो खबरों में बने रहें, वो दुनिया को ये बता सकें कि अभी आतंकवाद पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। सो वन ऑड सेटबैक विल ऑलवेज हैपन। और जहाँ तक कि सुरक्षा बलों का सवाल है, उन्हें इस बात का इल्म है कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, और फिर उन घटनाओं को ना हो जाए ऐसा करने के लिए फिर हम उसी तरीके के कदम भी उठाते हैं। तो सबसे पहला तो हिंसक घटनाएं जो है बहुत कम हो गई हैं। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, बाज़ारों में चहल पहल है, सड़कों पे चहल पहल है, लोग ज़्यादा आ जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्ट जो है मेनलैंड इंडिया के साथ वो भी इंक्रीज़ हुआ है, वो भी बढ़ा है। और मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में बहुत ऐसे कदम उठाए गए हैं। एक सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम था, सेपरेटिस्ट टेररिस्ट इकोसिस्टम नेटवर्क, उनका फंडिंग, ओवरग्राउंड सपोर्ट, ये सब चीज़ें काफ़ी ऐसे कदम उठाए गए जिससे उनको चोट पहुंची है। और आज की तारीख में मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस तरीके का, उस दर्जे की मिलिटेंसी नहीं है जैसा कि 10, 15, 20 साल पहले थी। और इसके लिए ना सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि सारी पॉलिटिकल मशीनरी, सिक्योरिटी मशीनरी जितनी भी है, सब ने अपने अपने तरीके से सब ने कंट्रीब्यूट किया है। हम पहले भी इसके बारे में बात कर रहे थे सर कि टेररिस्ट को जिंदा रहने के लिए या टेररिज्म को पनपने के लिए लोकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज की डेट में आप कह रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि लोग टेररिज्म कम हो गया है, नंबर ऑफ टेररिस्ट कम हो गए हैं, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट या जो नेटवर्क है वो कम हो गया है। तो क्या हम इससे ये मान लें कि लोकल लेवल पे लोगों के बीच में ये जो टेररिज्म की भावना थी या सेपरेटिस्ट की भावना थी या भारत से अलग होने की भावना थी, वो कहीं कम हो गई? बहुत ज़्यादा कम हुई है मेरे ख्याल से। पहले इतने ओपनली वॉइसेस नहीं थे जितने आप आजकल देख रहे हैं, हु आर एंटी टेरर, हु आर एंटी स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर्स लाइक पाकिस्तान। एंड जहाँ तक ओवरऑल लोकल सपोर्ट की बात है, देखिए कुछ तबका हमेशा ऐसा रहेगा जो कि जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल, आइडियोलॉजिकल, जो कि इस तरीके की घटनाओं को सपोर्ट करेंगे, इस तरीके के मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि लोगों को ये समझ आ गई है कि इट इज़ ए फ्यूटाइल स्ट्रगल, और उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य, उनका अच्छापन देश के साथ जुड़े रहने में है। और ये हम रोज़ देखते हैं, रोज़ हम लोगों से बात करते हैं। बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो कि धीरे धीरे इस बात को रियलाइज़ कर रहा है। टाइम लगेगा सबको अपनी तरफ लाने में, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है। और इवन इन दी स्टोरीज, यू नो, आई हैव ट्राइड टू से द सेम थिंग कि बिना लोगों के सपोर्ट के हम लोग ये लड़ाई नहीं जीत पाते। जो आज हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाते अगर ये लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से अगर आप जाएंगे वहाँ पे, कहीं भी जाएं आप, तो आप जा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, बहुत आपको ग्राउंड पे समझ आएगा फ़र्क कितना हो गया। हाँ सर, ये बात तो आज की डेट में बाहर लोगों को भी पता है, नॉन मिलिट्री लोगों को भी पता है। पिछले साल मेरी एक दोस्त हैं श्वेता शर्मा, वो वहाँ गई थी एज ए टूरिस्ट, और वो पूना से हैं सर। तो उन्होंने कश्मीर में भी पूना वाली आइडियोलॉजी या साइकोलॉजी रखी और सवेरे 5 बजे 6 बजे दौड़ने चली गई, और वापस जब आई तो उनको लगा कि यार ये तो बड़ा नॉर्मल है। तो जब उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि मैं उधर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि आप
श्रीनगर टाउन से भी दूर हो, कहीं एक रिमोट रिजॉर्ट में हो और खुली सड़कों पे सवेरे 6 बजे अकेली लड़की दौड़ने जा रही है। तो मैं ज़्यादा सरप्राइज था उनसे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। हाँ, काफ़ी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। आते हैं सर किताब पे स्पेसिफिक। एक मैं आपसे सवाल पक्का पूछना चाहता हूँ कि इसमें असलियत कितनी है, कितनी स्टोरी है जो ट्रू है सर? ये कहानियाँ जो है उन घटनाओं पे आधारित हैं जो हमारे साथियों के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ हुई हैं. So it is inspired, I would say, from a lot of events that have happened in Valley. और इसमें मैंने कोशिश की है कि जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ उन लोगों को कहीं ना कहीं इन पन्नों में मैं उतार दूँ, जो कई मेरे सीनियर जूनियर दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले, उन सब के नाम इस किताब में हैं. और ये एक मेरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से जो है उनको शुक्रिया अदा कर सकूं, क्योंकि बिना उनके, हाँ, मेरी एक उनके लिए एक भेंट है. बड़ी अच्छी सोच है सर. तो मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स सर इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, तो ये सच है कि नहीं इसका खुलासा तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, नियरेस्ट टू ट्रूथ अगर आप जानना चाहते हो, नियरेस्ट टू ट्रूथ, बिना किसी हाइप के, बिना किसी भड़कावे के, जो एक्चुअल सिचुएशन की कहानियाँ जो आज से 15-20 साल पहले होती थी, तो आप ये किताब पढ़ें और आपको वही पता चलेगा जो हमने एक्सपीरियंस किया है. इसमें सबसे फेवरेट स्टोरी कौन सी है सर आपकी? नो, इट्स ए टफ वन बिकॉज कहानियाँ मेरी हैं, मैंने लिखी हैं, तो किसी एक कहानी को चुनना बहुत मुश्किल है. एक लव जिहाद कहानी है जो कि, हाँ, एक्सप्लोजिव वर्ड है, और कहानी भी मैं कहूँगा एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है और रोमांच है इस कहानी में. इस कहानी में वो सब कुछ है जो लोगों को पसंद आएगा. ये कहानी है एक पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर में आता है और उसका एक कश्मीरी लड़की के साथ इश्क हो जाता है, और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है उस इलाके में जिसको इस बात का पता लगता है, और कैसे उन तीनों की इंटर रिलेशनशिप डेवलप होती है. आखिर में क्या होता है, किस तरीके से उसको इश्क में सक्सेस मिलती है या जिहाद में सक्सेस मिलती है, ये इस कहानी का मूल स्वरूप है. तो ये कहानी मुझे पसंद है और ये कहानी सबसे लंबी कहानी है. इसके अलावा एक कहानी है, ये मंजिल नहीं आसान. ये कहानी है एक वुमेन ऑफिसर की जो कि OTA से कमीशन होती है और नगरोटा में आती है, और किस तरीके से एक्सेप्टेंस, किस तरीके से चैलेंजेस उसके सामने आते हैं, कैसे वो अपने आप को प्रूव करती है, और आखिर में सबको लगता है कि बहुत ही सक्षम, बहुत काबिल ऑफिसर हमारी यूनिट में आई है. और ये उस दौर की कहानी है जब वुमेन ऑफिसर्स वर जस्ट कमिंग इन टू द आर्म्ड फोर्सेस. अभी तो हमारी ऑफिसर्स कमांड भी कर रही हैं. तो ये भी कहानी मुझे पसंद है. लेकिन अगर इफ़ यू हैव टू रियली पिक वन स्टोरी, तो एक कहानी है मुजाहिद. ये मैंने तीसरी कहानी जो मैंने लिखी थी वो थी मुजाहिद. ये कहानी है एक यंग इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो सुरनकोट में है, और वो एक गांव का लड़का है इम्तियाज़. उसको कैसे तैयार करता है लश्कर तौयबा में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, और फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि इस कैप्टन समर उसका नाम है, उसको जाना पड़ता है किसी कोर्स के लिए, और फिर जब वो वापस आता है तो इम्तियाज़ की ज़िंदगी किस तरीके से बदल चुकी होती है. तो इस कहानी में थोड़ी सी मासूमियत है, इसलिए ये कहानी मुझे ज़्यादा पसंद है. कहीं कहीं सर मुझे वो कहानी ना आपकी झलकी दिखती है, और जो समर है कहीं वो हमारे दोस्त समर चौहान तो नहीं है सर? नहीं, ये तो खैर जो कहानियाँ पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे. बट
इट्स ए वेरी वेरी इमोशनल स्टोरी। और आपने सर विमेन ऑफिसर्स की बात की, तो मुझे फीडबैक मिला है कि हमारे सर 8-10 एपिसोड हो गए हैं अभी, और उसमें से 2 लेडी ऑफिसर्स के साथ थे, और कई एपिसोड में हमने लेडी ऑफिसर्स की बात की है। तो मुझे आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि हमें कहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट फेमिनिस्ट मिलिट्री पॉडकास्ट। जिसने कहा वो तो उसने मजाक में कहा, लेकिन आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज बहुत ज़रूरी है सर ये चीज़ नहीं, लोगों के बिल्कुल जहन में बिल्कुल देना। बिल्कुल। नहीं, पर आपने ये नहीं बताया कि आपकी सबसे फेवरेट कहानी कौन सी है? मेरी सर, मैं बताने से, इफ़ यू अलाउ मी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, या श्योर। और उस स्टोरी के बारे में फिर आप बता देना। मैं इतना ही कहूँगा कि ये बड़ी रोमांटिक स्टोरी है, और रोमांटिक ट्रैजिक स्टोरी है कि प्यार भी है, मोहब्बत भी है, और लास्ट में धोखा भी है। सो कहीं ना कहीं हर कोई तो नहीं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसी स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। सो मैं इस स्टोरी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ सर, और ऑडियंस भी ये स्टोरी की लाइंस पढ़ के समझ जाएगा कि बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। कहानी का नाम है सर इश्क मोहब्बत, और उसमें लिखा है कि हर तरफ खामोशी थी। प्रशांत ने ताहिरा को फ़ोन लगाया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। जवाब में थोड़ी देर तो कोई आवाज़ ही नहीं आई, लेकिन फिर वहाँ पर फैला सन्नाटा एकदम से भंग हो गया, एक धमाके की आवाज़ से। ये ज़्यादा बड़ा धमाका नहीं था, लेकिन इतना ताकतवर तो था कि दुकान की हर चीज़ तबाह हो गई। लाल चौक से थोड़ी सी ही दूर एक पेड़ के नीचे बैठी ताहिरा का जब फ़ोन बजा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने फ़ोन से सिम कार्ड को निकाला, उसे तोड़ा, और फिर उस फ़ोन और टूटे हुए सिम कार्ड को झेलम नदी में फेंक दिया। तो ये बड़ी रोमांटिक ट्रैजिक स्टोरी है सर। क्या है सर? ये कहानी है इश्क मोहब्बत, और ये कहानी है एक राष्ट्रीय राइफल से कंपनी कमांडर मेजर प्रशांत और पास में ही रहने वाली एक स्टूडेंट कश्मीरी लड़की है ताहिरा। ये उन दोनों की कहानी है, किस तरीके से उनकी मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे उस मुलाकात के बाद उनकी आपस में बातें बढ़ती हैं, गुफ्तगू होती है, और कैसे उन दोनों को शायद एक दूसरे की आदत लग जाती है, एक दूसरे से शायद इश्क हो जाता है, और आखिर में क्या होता है वो तो हमने सुन लिया सर। हाँ, मतलब इसमें है थोड़ा सा एक ट्विस्ट है स्टोरी में, लेकिन ये कहानी शायद लोगों को इसलिए अच्छी लगी, शायद यू ऑल्सो लाइक्ड इट, इट इज़ बिकॉज इसमें सारे ह्यूमन इमोशंस हैं। करेक्ट। इसमें प्रेम है, इसमें टेंशन है, थोड़ा सा तनाव रिस्क है, थोड़ा सा खतरा है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी है, और कैसे आपके दिल में कर्तव्य की भावना है, लेकिन आपकी कुछ इंसानी भावनाएं और भी हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। तो ये सब का एक मिला जुला मिश्रण है, और आखिर में एक हल्का सा ट्विस्ट है। लेकिन सर हम ब्लास्ट की बात करते हैं, और ये सवाल थोड़ा संजीदा है कि वहाँ का वातावरण काफ़ी तनावपूर्ण रहता है। वहाँ पे ऑपरेट करने वाले फ़ौजियों का लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है, और आम तौर पर वेस्टर्न फोर्सेस जहाँ ऑपरेट करती हैं, तब एक प्रचलित वर्ड शुरू हुआ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी आप ट्रॉमा झेलते हैं, आप वायलेंस झेलते हैं, आप दुख झेलते हैं, तो उसके स्ट्रेस की वजह से कुछ मानसिक डिसऑर्डर हो जाता है। फौज में इसके बारे में क्या सोच है सर, क्या करते हैं इसके लिए? क्योंकि ये है तो फैक्ट कि स्ट्रेस तो होता है, और स्ट्रेस के वजह से कई चीज़ें आपको पर्सनली इफेक्ट करती हैं, तो फौज उसको कैसे देखती है सर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि सर्विस कंडीशंस आर डिफ़िकल्ट, आपको अकेलापन है, काम के लिए आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली डिमांडिंग होती हैं, फैमिली से सेपरेशन भी है, वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। तो ये सब चीज़ों से तनाव होना, स्ट्रेस होना लाजमी है, और फौज में भी इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है। बट थैंकफुली
हमारा एक इकोसिस्टम है, कैमराडरी है, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, बेधड़क बात कर सकते हैं, जो कि शायद बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में शायद नहीं होता। एक नॉन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, एक नॉन, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड है। खासकर ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स, जवानों, जेसीओज के साथ ना ही सिर्फ प्रोफेशनल बट उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो बावजूद इसके ऐसे वाक़ये होते हैं जब स्ट्रेस के कारण कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आमतौर पे यूनिट्स में, सब यूनिट्स में ये कोशिश रहती है कि एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे के चैलेंजेस को, एक दूसरे की मानसिक स्थिति को समझा जाए और उसका करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए कदम उठाए जाएं। और जब आप ऐसी इलाकों में प्रोलॉन्ग्ड समय तक रहते हैं, जब आप दूर दूर तक रहते हैं, तब आपके व्यक्तित्व पे असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताऊं एक कहानी, एक किस्सा जो मेरे साथ हुआ कि जब हम वेलिंगटन से निकले 2011 में, तो मैं बारामूला पोस्टिंग गया था, तो आई ड्रोव डाउन तमिलनाडु टू कश्मीर। इट वाज फैंटास्टिक ड्राइव, 15 और डेज। और मुझे याद है कि जब मैं रामबन पहुंचा था, जो कि श्रीनगर से पहले नदी किनारे, हाँ, बहुत बढ़िया ट्रांजिट कैंप। जब मैंने पहुंचा वहाँ पर रामबन ट्रांजिट कैंप के थोड़ा सा आगे, तो एक आदमी ने मुझे हाथ दिया लिफ्ट के लिए, रामबन बनिहाल के बीच, हाँ, रामबन बनिहाल के बीच में। तो मैंने उसको बिठा लिया, बिस्लरी नाले के किनारे, तो मैंने उसको बिठा लिया और उससे बातें की। उसको थोड़ी 10-15 किलोमीटर जाना था, उसको वहाँ उतार दिया। मैंने बोला मैं ऐसे ही टूरिस्ट हूँ, घूमने आया हूँ, वो कहानियाँ जो हम बनाते हैं। उसके बाद फिर जब श्रीनगर से पहले पामपोर करके एक जगह है, हाँ, खूबसूरत जगह है, आसपास केसर की खेती है, और वहाँ पे एक कोई इंसान खड़ा था, उसने भी मुझे, अकेली गाड़ी थी तो उसने, शायद उसको भी जाना था श्रीनगर शहर तक, उसको भी मैंने बिठाया। मैं अकेला था, बस पीछे थोड़ा सामान था, ऐसी उससे भी बातें की। और जब मैं श्रीनगर से बारामूला जा रहा था तो 2 बच्चे स्कूल जा रहे थे और मैं उनको देख के रुक गया, वो बैठे, उनको मैंने स्कूल के सामने छोड़ दिया। तो ये 2011 की बात है। 6 साल के बाद जब मैं वापस आ रहा था वहाँ से पोस्टिंग आउट, और तब मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा वाक़या दोबारा होगा, कोई मुझे हाथ देगा, तो शायद मैं उसको नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि कई ऐसे चीज़ें थी जो बाद में पता लगी कि हो सकती हैं। सर, ये चीज़ शायद आपकी किताब में, कहानी में भी है कि कोई एक हाँ, ये कहानी है चॉकलेट, और इसमें एक हवलदार सुरेश है, इंटेलिजेंस टीम एक है जो गांदरबल में है, और वो बांडीपुरा जाते हैं, और हवलदार सुरेश की एक छोटी बेटी है निम्मी। तो वो वहाँ पे बांडीपुरा के साथ में एक सड़क किनारे एक लड़की को देखता है, तो उसको अपनी छोटी बेटी की याद आती है, और उसको रुक के चॉकलेट देने की कोशिश करता है, कुछ पैसे देता है। लेकिन आसपास के जो लोग हैं, उनमें से कुछ भड़कालू प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस पूरे वाक़ये को एक गलत मोड़ दे देते हैं, और उसके ऊपर धावा बोलते हैं, थोड़ी बहुत मारपीट होती है, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और इस घटना का उसके मानसिक तौर पर उस पर इतना असर पड़ता है कि जब वो छुट्टी जाता है, तो चाह कर भी जब वो एक ट्रैफिक लाइट पर किसी बच्ची की मदद करना चाहता है, तो उसको वही बांडीपुरा का वाक़या याद आता है, और वो फिर उस बच्ची को वहीं छोड़ के सीधा निकल जाता है। तो PTSD या अलग अलग ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और आपको कुछ और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे खुद कि एक अलग स्ट्रेस आया। एक बार मैं ऑफिस में बैठा था, तो एक बंदा आया मिलने के लिए, शायद उसकी मेरे साथ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी, तो आई डू नॉट नो हिम टू वेल। गरीब घर का था, तो वो आया, उसने फिरन, जैसे इसमें कवर में है, उसने फिरन पहना हुआ था, सामने बैठा था, और आने के 15-20 सेकंड बाद उसने फिरन में हाथ डाला और कुछ
निकालने लगा और मैं थोड़ा सा पास में था तो मैंने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और डर से कि पता नहीं क्या निकालेगा। डर से। और फिर उसने ना 4 सेब, अपना बेचारा गरीब आदमी चुन के 4 सेब लेके आया था और मुझे नो इट रियली हर्ट मी दैट यू नो कि आप उसमें शक कर रहे थे कहीं वेपन ना हो। हाँ, बट दिस इज द रियलिटी। सर हमारे शो पे आप पहले सर्विंग ऑफिसर हो जो आज भी इंडियन आर्मी की सेवा में हो, और काफ़ी लोग होंगे और काफ़ी यंग लोग इस चैनल को देखते हैं, इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, तो ऐसा कोई आपका रियल वाक़या है JNK का, कश्मीर का, जो जिससे लोग इंस्पायर हो पाएँ, कि जिससे कोई सीख लें, यंग लोग सीख लें कि आगे जाके देश का कुछ अच्छा काम कर सकें? एक किसी वाक़ये की बात करते हैं तो मैं वापस जाना चाहूँगा पुंछ सुरनकोट वाले इलाके में। आजकल बहुत गर्म चल रहा है। हाँ, जहाँ पर पिछले 1 साल में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, और ये उस वक्त की बात है जब वहाँ पे बहुत मिलिटेंसी थी, अभी तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर ऐसे भी इलाके थे जहाँ पे फ़ौज का जाना मुश्किल था, अर्ली 2000, जहाँ पे अर्ली 2000, 2004-5 बहुत सारे आतंकवादी थे और बहुत एनकाउंटर्स होते थे। जब भी फ़ौज निकलती थी कुछ ना कुछ एनकाउंटर होता था। वो पुंछ नाला, मेंढर नाले से आते थे, इन्फिल्ट्रेशन बहुत होती थी, पाकिस्तान से काफ़ी सहयोग मिलता था उनको इन्फिल्ट्रेशन के लिए, अब भी मिलता है, लेकिन उस टाइम पे जो है ज़्यादा मिलिटेंसी थी। और वहाँ पर एक गांव है मढ़ा, कुलाली, दोफाली, 3-4 गांव हैं बफलियाज के आगे, और वहाँ पर पहले बहुत टेररिस्ट थे। उसके बाद उन टेररिस्ट ने वहाँ के लोगों को तंग करना शुरू किया, अलग अलग तरीके से, महिलाओं के साथ, लोगों के साथ, 1-2 सिविल किलिंग्स भी की। और वहाँ के कुछ लोग UAE में, दुबई में, सऊदी में वहाँ पे काम करते थे। फिर वो लोग वापस आए और वहाँ के कुछ यंग लड़के थे, उनके साथ मुलाकात हुई। फिर वो हमारे पास आए और फिर उन्होंने अपने इलाके में आतंकवाद के खिलाफ बंदूक उठाई, आतंकवाद के खिलाफ काम किया, हमारी भरपूर तरीके से मदद की। सर्फिनाश हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और उसके बाद उस इलाके से आतंकवाद का सफाया हो गया और वहाँ के लोग इतना खुश हुए। और उस पूरे वाक़ये से 4-5-6 महीने चली पूरी कार्रवाई। ऑफ कोर्स देयर वाज ए बैक स्टोरी एज वेल, बट उन लोगों की जज्बे, उन लोगों की हिम्मत, उन लोगों की बहादुरी जो मैंने देखी वहाँ पे, मुझे लगता है कि उससे बड़ी देशभक्ति की मिसाल मिलना मुश्किल है। और वहाँ के लोगों ने ये तय किया कि आतंकवाद ख़त्म करेंगे, और उन्होंने ख़त्म किया। फ़ौज की मदद ली, पुलिस की मदद ली, और अपने तरीके से उसको ख़त्म किया। एंड पर्सनली यू नो इट वाज ए वेरी वेरी इंस्पायरिंग थिंग टू सी। सर कश्मीर की कोई ऐसी बात आप बताना चाहोगे जो आम लोगों को नहीं पता? आप तो इतने साल रहे हो वहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा साल रहे हो। आमतौर पे हम सोचते हैं कश्मीर मतलब श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग, ये टूरिस्ट सर्किट है। करेक्ट। लेकिन असली कश्मीर इज़ बियॉन्ड दिस टूरिस्ट सर्किट। ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग कम जाते हैं, और वो जगह सच में बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी, लोगों की खूबसूरती, लोगों का एटीट्यूड, वो इतना आपको, आपके दिल को भाता है कि दैट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग। और लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 14-15 साल कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर में ही उन्होंने गुजारे हैं, और काफ़ी जो कि उनका ट्रेड है, जो कि उनका काम है, तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा काम किया है। तो वो लोकल लोग, लोकल ट्रेडिशंस, लोकल कल्चर से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। जो मेन मुद्दा था वो हमारे इंटरव्यू का ख़त्म हुआ, लेकिन जैसा कि हमारा एक रूटीन है, प्रोसीजर है कि हम एक रैपिड फायर टाइप ऑफ राउंड करते हैं, तो आप रेडी? उसके लिए परमिशन मिला है सर आपको? बिल्कुल, आई एम रेडी। फौजी जो है हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल बढ़िया है सर। आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था फौज में? या दैट्स अ टफ वन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फ़ौज में छोटी छोटी खुशियाँ
रोज़ हमें इस स्केल पर मिलती हैं कि किसी एक मोमेंट को पिन पॉइंट करना मुश्किल है। यू नो, रोज़ सुबह इतना अच्छा वातावरण, अच्छे लोग, काम करने के हमारे चैलेंजेस, ये सब चीज़ें हैं जो एक्चुअली दे गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आई एग्री सर। बट यंगस्टर डेज में लाइट होना, नलके से पानी आना, हाँ, मतलब अभी तो ये भी बहुत बड़ी ये भी खुशियाँ बहुत, थी। हाँ, ऐसे कई इलाके थे जहाँ पे बिल्कुल। पानी बाल्टी में गर्म करते थे बर्फ पिघाल के गर्म करना, और रेडियो मतलब एक सहारा था, तो वो बिल्कुल वी हैव कम ए लॉन्ग वे। लॉन्ग है। लेकिन जहाँ तक इफ आई हैव टू जस्ट पिक आउट one or two moments, obviously, when you take command of the unit, when you get promoted, these are all happy moments. But I think it is the praise or appreciation from your subordinates, खासकर हमारे जवानों के मुंह से जब आप सुनते हैं कि आपने कुछ ठीक किया है। क्योंकि हमारे जवान बोलते भी कम है, हाँ, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। एक्सप्रेसिव नहीं है, और मुझे लगता है कि उस टाइम पर आपको खुशी होती है, जेन्युइन खुशी। जैसे एक बार, और ऐसे कई वाक़ये हुए हैं, बट जैसे एक बार उड़ी की बात है, मैं और मेरे एक साथ में एनसीओ था, और हमारे साथ में स्पेशल फोर्सेस के 2 जवान साथ में थे। एक सेकंड तो मुझे लगा सर आप कहोगे मैं और मेरी तनाई। नहीं, हमेशा हम हमेशा बड़ी पेड़ में चलते हैं ना, तो इसीलिए कोई ना कोई तो साथ में रहता ही है, खासकर काम के दौरान। तो एक बार कोई साथ में नहीं था, तो उस टाइम मुझे गोली लग गई थी। तो कमिंग बैक टू दैट मोमेंट, तो हम 4 लोग थे, तो हम किसी काम से गए थे, और स्पेशल फोर्सेस के साथ हमारा ऐसा रहता है, का काम काफ़ी रहता है, कहीं ना कहीं हम जाते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो रात भर जो भी काम था, ये उड़ी के आसपास का इलाका था, और जब हम सुबह वापस आ रहे थे, तो हमारी गाड़ी रोड हेड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं, हम पहाड़ी से नीचे उतरे। तो जब हम वहाँ पहुँचने वाले थे, तो जो स्पेशल फोर्सेस का एनसीओ था, उसने हाँ, काफ़ी और अच्छा, बनते ही 18-20 साल हाँ, काफ़ी और काफ़ी तजुर्बेकार, काफ़ी बहादुर। अभी भी मैं उनसे अक्सर बात करता रहता हूँ, तो मेरा उनके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था। तो उसने मुझे बोला कि साहब, आपको ना हमारी यूनिट में होना चाहिए था। तो मुझे बड़ा दिल को छू गई वो बात, और अच्छा लगा कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि मेरे डायरेक्टली अंडर कमांड नहीं है, हमारे काम करते हैं हम एक साथ, लेकिन ही हैज़ काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मैं जो काम कर रहा हूँ कुछ तो ठीक कर रहा हूँ। जहाँ खुशी है सर वहाँ गम भी होता है। तो फौज का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होगा आपका? सी, आई हैव मैनी रिग्रेट्स एंड इन ए वे कि उनसे मैं कुछ सीख सकूं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर शायद मुझे ज़्यादा डिसाइसिव होना चाहिए था, शायद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे कि वो घटनाएं और अच्छे ढंग से होती। सो आई हैव मैनी रिग्रेट्स, बट आई डोंट ब्रूड ओवर इट। आई लुक इट एज ए करेक्टिव मेजर कि उससे मुझे कुछ सीखना चाहिए। और एक बहुत बड़ा रिग्रेट मेरा है, अगेन मैं जाऊंगा उन मढ़ा के लोगों की तरफ जिनका मैंने जिक्र किया, सुरनकोट, पुंछ, मढ़ा। तो हमारे साथ एक लड़का था हमीद, और बहुत 19-20 साल का लड़का था, बहुत बहादुर, बहुत हंसमुख, खूबसूरत, हमेशा जिंदा दिल। और एक दिन कुछ हमारे पास खबर आई थी। आमतौर पर क्या होता था कि जब खबर आती थी तो हम साथ में जाते थे। तो उस दिन हमीद आया था, साथ में 2-3 लोग और थे, यही मड़ा कुलाली वाले लोग। और कुछ ऐसी खबर थी जिसमें कि इतना ज़्यादा मुठभेड़ होने का स्कोप नहीं था, मतलब कम था, अंदेशा कम था। तो उस दिन वो गए, उस दिन मैं साथ में नहीं गया। वो आया था? हाँ, वो आया था, और मैंने उसको समझाया कि 3 दिन की चढ़ाई है और मुझे और भी काम है, तो मैंने किसी और को साथ में भेज दिया, मैं खुद नहीं गया, और काम भी हुआ।
लेकिन उस दिन जब वो वापस आ रहे थे वो तो उनकी एक अचानक मुठभेड़ हो गई और उसमें हमीद शहीद हो गया। उसमें उसको गोली लगी, कम्युनिकेशन नहीं था और टाइम पर हेलीकॉप्टर से ही इवैक्यूएशन होता था, अंधेरा हो गया था। तो जब तक हम उसके पास पहुंचते तब तक हमीद वॉज नो मोर। और मैं आज भी सोचता हूँ कि काश मैं उसके साथ में गया होता तो शायद हम कुछ ऐसा करते कि आज हमीद हमारे साथ होता। ये मैं एज ए होमेज टू हमीद माय नेक्स्ट बुक, जिसमें उनकी कहानी है, मड़ा के लोगों की कहानी है, उस कहानी का नाम है फरिश्ते, तो उसको मैं डेडिकेट करूँगा। आई समटाइम्स फील दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड सर, बहुत दुख भरा है, लेकिन ये पता चल रहा है इससे कि आप इस किताब का सीक्वल भी लिख रहे हैं। हाँ, कुछ कहानियाँ हैं मेरे दिमाग में, शायद 1-2 साल लगेंगे। तो गुड लक फॉर दिस एंड गुड लक फॉर दैट सर। अभी तक कोई आया नहीं आपके पास सर इसको पिक्चर बनाने के लिए, स्क्रीन प्ले के लिए? नहीं, अभी तक नहीं आया। काफ़ी लोगों ने बोला कि इसका जो किताब की जो कहानियाँ हैं दे आर वेरी अप्रोप्रिएट, बहुत ही फिट होंगी वो किसी OTT कंटेंट या फिल्म या सीरियल्स के लिए। बट अभी तक तो ऐसा कोई पुख्ता प्रपोजल आया नहीं, देखते। क्या पता सर हमारा शो देख के कोई आपके पास आ जाए बुलाने के लिए। नहीं, बट आई जेन्युइनली फील दैट इस कहानी को जनरली हम बोलते हैं मुखबिर को छुपा के रखना चाहिए, लेकिन ये ऐसे मुखबिर है जिसको मैं चाहता हूँ, और शायद मैं इसीलिए मैं इस पॉडकास्ट पर भी आया, क्योंकि हमें अक्सर लाइमलाइट से दूर रहना चाहिए। इंट वालों का, इंटेलिजेंस वालों का ये ट्रेड वर्क है तो कि हमें लाइमलाइट से दूर रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुखबिर को लोगों के सामने लाना ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप फौज में नहीं आते सर तो क्या कर रहे होते आज? आज आपके 25 साल हो चुके हैं फौज में, आप ब्रिगेडियर बन गए, बहुत बड़ा होता है तो, लेकिन अगर फौज में ही नहीं आते तो क्या करते? मैं ना जब स्कूल में था, बोर्डिंग स्कूल से हूँ मैं, मिलिट्री स्कूल अजमेर, तो जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक बड़ा जुवेनाइल ड्रीम था। मिलिट्री स्कूल के बाद तो फिर फौज में ही आना था सर। हाँ, वो आना तो था ही, लेकिन ना मेरा एक बड़ा जुवेनाइल ड्रीम था। वो ये था कि मैं AFMC, जो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, और NDA दोनों का टेस्ट क्लियर करूँगा और पूना रेलवे स्टेशन पर जाकर ये डिसाइड करूँगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो वो तो हुआ नहीं, क्योंकि AFMC का टेस्ट हम क्लियर नहीं कर पाए, NDA हमने क्लियर कर लिया। तो लेकिन मेरी राइटिंग इतनी ख़राब है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि मुझे राइटिंग के हिसाब से ही डॉक्टर बन जाना चाहिए था। बट ऑन ए सीरियस नोट, शायद मैं स्पोर्ट्स फील्ड में रहता अगर फौज में नहीं होता तो सर आपने आर्मी में ही रहे हो आप और मिलिट्री स्कूल से आए हो, तो एक ट्रिक क्वेश्चन है सर आपके लिए कि प्लीज रेट आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी ऑन अ स्केल ऑफ 10 0 to 10 है सर। पूरे पॉडकास्ट में यही एक ऐसा सवाल था जिसकी मैं तैयारी करके आया हूँ और इसका जवाब है कि तीनों बराबर है। नहीं सर, आप ये नहीं कहोगे कि आर्मी इज द बेस्ट? नहीं, ये तो देखिए, क्योंकि आर्मी वाले भी सुन रहे हैं इसको, योर बॉस इज आल्सो लिसनिंग टू दिस। दिस इज एन एज ऑफ जॉइंटमैनशिप, सो आई लिव इट एट दैट। ठीक है, बाय नॉट सेइंग समथिंग यू हैव सेड अ लॉट, बट थैंक यू सो मच। अमूमन सर फौजी जो होते हैं, जो आर्मी ऑफिसर होते हैं, काफ़ी जिंदा दिल होते हैं और कई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कर लेते हैं 20-25 साल की नौकरी में। आपका ऐसा सबसे वैकी, सबसे ज़बरदस्त या पागल टाइप कुछ किया आपने कभी? नहीं, ऐसे बहुत किस्से हुए हैं, कुछ बताने लायक हैं, कुछ छुपाने बताने लायक लायक नहीं है, कुछ छुपाने लायक हैं। लेकिन नो, ऑफ द हैंड मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, और वो किस्सा है 2005-06 का। हमारी यूनिट थी आसाम में उस टाइम पे, और मैं छुट्टी आया हुआ था दिल्ली NCR। तो मुझे CO का फ़ोन आया, सर ने बोला कि कोई आसाम का लड़का है, वो पंजाब में किसी होटल में काम कर रहा है,
और शायद ISI के लिए काम कर रहा है। तो हमने सुना उसको, बड़ा यंग ऑपरेटिव और बड़ा एक्साइटमेंट से आधे घंटे में मैं जो है घर से बाहर निकला, छुट्टी पे था तो ऐसे कुछ खास काम भी नहीं था, और मैंने बस पकड़ी। वो पुराना 20 साल हो गए, फ़ोन भी इतना नहीं था, और सराय काले खां से बस पकड़ो, कश्मीरी गेट। तो मैंने बस पकड़ी, और मुझे याद है कि मैं बड़ा जल्दबाजी में निकला था, तो जेब में शायद 60 रुपये थे मेरे, और टिकट अभी भी याद है कि 50 रुपये की टिकट थी उस जगह की, कपूरथला के पास की जगह। और मैंने टिकट लिया, जेब में बच गए 10 रुपये, और कहीं रास्ते में कुछ ऐसा मौका नहीं लगा कि पैसे ले लूँ, और मैं बस में बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि यार 10 रुपये में मैं दुश्मन का एजेंट पकड़ने निकला हूँ। ऐसे पिक्चर पे देखा है, और कैसे सुनी कहानियाँ है कि भर भर के ब्रीफ के जा रहे हैं, और तो फिर सोच रहा हूँ कैसे होगा। और उसके बाद भूख भी लग रही थी, तो मैंने याद है रास्ते में कहीं तो पानीपत के आगे हमने रुके, तो मैंने 2 केले खाए, तो वो 6 रुपये के 2 केले थे या 3 केले थे शायद, तो खा लिए, पेट भी भर गया थोड़ा सा, बच गए मेरे पास 4 रुपये। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले तो 10 रुपये थे, अब 4 रुपये में एजेंट पकड़ना है, ऑपरेशन करना है। तो मेरा एक कोर्समेट था, है यशराज गुलिया, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और वो उस टाइम पे वहाँ पोस्टेड था, तो उसको मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँगा, उसको फ़ोन करूँगा, पहले उसके घर चला जाऊँगा ताकि लॉजिस्टिक्स आर टेकन केयर ऑफ। रात को 10:30 बजे की बात है, तो मैंने उसको फ़ोन किया, STD होता था तब, तो 2 रुपये उसमें कट गए, बच गए 2 रुपये। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर यशराज लेने नहीं आया मुझे, तो फिर जो है मैं ऑपरेशन तो यहाँ का कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। लेकिन वो आया, और घर गए, रात को आराम से नहाए धोए सोए, और सुबह फिर हमारी टीम थी वहाँ पर एक, जहाँ का मुझे पता दिया था, उनको लिया मैंने, और फिर उसी होटल में गए हम जहाँ पे वो शक था, वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया, देखा, थोड़ा पूछताछ की अपने तरीके से, थोड़ी देर रहे, पता किया, बंदा भी आइडेंटिफाई हो गया, और जो कुछ हमने करना था वो किया। फिर मैं वापस आया, और उस टाइम पे हिज वाइफ अंबिका, तो वो भी बड़ी एक्साइटेड थी, क्या पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद फिर मैं जब चला गया हूँ वहाँ से, बंदा भी पकड़ा गया जो भी एजेंट था। अगले दिन टिकर भी आया कि न्यूज़ में कि एक बंदा, एक फला बंदा फलानी जगह से पकड़ा गया। तो दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, एंड यू कम to home, go there, and somebody gets apprehended, but 60 रुपये में। but I look back उस टाइम, अभी I feel very amused, कि एक जोश था, इतनी प्लानिंग नहीं थी। और एक और बात इसमें ये जाहिर होती है कि हमारा इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है ना, कि एक बार आप अपने इलाके में पहुंच जाओ, उसके बाद सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे बस जोश के बस पे चल पड़े, और कुछ काम हो गया, कभी कभार कुछ काम नहीं भी हुआ। तो मैनी सच स्टोरीज। सर वो यशराज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी यशराज फिल्म्स के लिए बड़ी फिट आएगी। उसका टाइटल भी हो सकता है 60 रुपये में ऐसे एजेंट हो सकते हैं। सर यू हैव बीन, आप NDA से आए हो, NDA IMA में ट्रेनिंग की है, और बाद में आप IMA में इंस्ट्रक्टर भी थे। कोई डायलॉग ऐसा है सर जो आप यूज़ करते थे, या जो आपने सुना था और अभी भी यूज़ करते हो? और इंटरेस्टिंग होता है लोगों को जानना कि ऐसे अलग अलग टाइप के डायलॉग होते हैं। नहीं, जब मैं IMA में पोस्टेड था तब मुझे याद है कि मैंने कुछ ओकेजन्स पर एक डायलॉग यूज़ किया था, और वो था कि व्हेन गॉड स्पीक्स डोंट रेफर टू द बाइबल। तो मेरे कैडेट्स होते थे, और उनका कुछ डाउट होता था। तो लेकिन उसके बाद में रियलाइज़ किया कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। बट आई लाइक दिस डायलॉग, व्हेन गॉड, सो इट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी, सो इफ समबडी हैज़ एनी डाउट्स, all you have to say is that God is speaking, don't refer to the Bible. Good one, sir. This is a good one. I'm sure you're not using it anymore. No, I never. I'm a much humble man now. Thank you very much, sir, for being on the podcast. और बड़ा मज़ा आया सर आपसे। Thank you. It's really pleasure. ऑडियंस को भी बता दूं कि
आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया हो और मुखबिर के बारे में सुनने में आपको अच्छा लगा हो, और मैं चाहूँगा और सर भी चाहेंगे कि आप ये किताब खरीदें, पढ़ें। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। मतलब मैंने कई किताबें पढ़ी हैं और कश्मीर में रहा भी हूँ, देखा भी है, लेकिन काफ़ी ग्राउंड लेवल की छोटी छोटी बातें हैं और बहुत अच्छी तरह लिखी हुई स्टोरीज़ हैं। सो सर, थैंक यू वंस अगेन। और एक मिनट, और इसी तरह हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम लोग फिर आएंगे आपको एक और पॉडकास्ट, एक और शख्सियत से मुलाकात करने कुछ समय बाद। आज के लिए बस इतना ही सर। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू। कमिंग आवर शो। थैंक यू। एंड मैं चाहता हूँ कि आप पहले सर्विंग ऑफिसर हैं जो हमारे पॉडकास्ट पे आए, और आपके बाद एक तांता लग जाए कि लोग फटाफट परमिशंस लें और कर्नल, मेजर, जनरल जो जो लोग आए उनसे भी हम ऐसी बात करें और फौज की एक्चुअल बातें, इनसाइडर ट्रूथ्स बताने लायक लोगों तक साझा करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, रियली एंजॉयड। थैंक यू।